किसी भी प्रमोशन के लिए थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहता है। जब वो किसी परफॉर्मर को एक टाइटल देने जा रहे होते हैं, टाइटल मिलने के बाद वो परफॉर्मर आगे सही से परफॉर्म ना कर पाए, उन्हें चोट लग जाए या फिर वो सस्पेंड हो जाए, इन तीनों ही हालातों में उन्हें अपने टाइटल छोड़ना पड़ सकता है। या फिर क्या पता कि चाचा की दुकान पर चाय और समोसा खाते हुए कोई उनकी टाइटल बेल्ट ही चुरा ले। रेसलर खुद भी ये निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें वो टाइटल इतना पसंद आ रहा है कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स हो, आपसी लड़ाइयां हो या फिर वो रेसलर शॉन माइकल्स हो। एक रेसलर का बोले जाने पर अपना टाइटल ना छोड़ना काफी दिक्कतें पैदा कर सकता है। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं ऐसे 10 रेसलर्स जिन्होंने अपना टाइटल छोड़ने से इनकार कर दिया। शुरू करते हैं। नंबर 10, रे मिस्टीरियो। रे मिस्टीरियो रेसलिंग के कुछ असल गुड गाइस में से एक हैं। पूरे करियर के दौरान वो एक ऐसे हीरो थे जो उनके फैन से लेकर उनके साथ काम करने वालों तक सबको बहुत पसंद है। हालांकि द मास्क्ड मैन अपने 30 साल के करियर में वैसे तो एक मॉडल एम्प्लॉय रहे हैं, लेकिन कभी कभी उन्होंने अपने इतने पुराने खिलाड़ी होने का फायदा भी उठाया है और क्रिएटिव प्लान्स भी बदले हैं। इसका एक उदाहरण है 2009 की गर्मियां, जब रे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे। महीनों से मिस्टीरियो और क्रिस जेरिको की लड़ाई चल रही थी और पूरे समय टाइटल कई बार बदला। इस प्रोग्राम से न सिर्फ उन दोनों की अहमियत बढ़ी, लेकिन उस टाइटल की भी कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। रे इसलिए तब बहुत ज्यादा अचंभित हुए जब उनके पास नाइट ऑफ चैंपियंस पेपर व्यू में डॉल्फ जिगलर के खिलाफ अपना टाइटल हार जाने का फरमान आया। Y2J को हराकर आने के 1 महीने बाद ही जब ऐसा हुआ तो द बिगेस्ट लिटिल मैन ने अपना पक्ष रखा कि वो थोड़े और समय के लिए टाइटल अपने पास रखना डिजर्व करते हैं और उन्होंने विंस मैकमैन को भी इस बात के लिए मना लिया कि वो अपना टाइटल द शो ऑफ को नहीं पास करना चाहते हैं। रे ने जिगलर को नाइट ऑफ चैंपियंस में हराया और फिर 1 महीने बाद समर स्लैम में भी, लेकिन 1 महीने बाद वेलनेस पॉलिसी वायलेशन की वजह से उन्हें जॉन मॉरिसन के हाथों अपना टाइटल हारना पड़ा। नंबर 9, द हॉन्की टॉन्क मैन। WWE इतिहास के लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन की रिकॉर्ड सेटिंग रन शायद 6 महीने पहले ही खत्म हो जाती। विंस ने हॉन्की को बोला कि वो NBC स्पेशल द मेन इवेंट्स में रैंडी सेवेज से अपना टाइटल हार जाएं, लेकिन इन 99 स्टोर के एल्विस की कॉपी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अरे वो तो इस प्लान के बिल्कुल खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मैच हजारों लाखों लोग देखेंगे और इतने बड़े मैच में अगर वो हार जाते तो फिर शायद उनके करियर में वो कभी और WCW जैसी जगह नहीं जा पाते। उनकी ये इच्छा पूरी भी हुई क्योंकि मैच एक काउंट आउट में खत्म हुआ और द हॉन्की टॉन्क मैन ने अपना टाइटल बचा लिया। सैवेज को भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बस 6 हफ्ते बाद ही रेसलमेनिया 4 में वो WWE टाइटल जीत गए। और रही बात द हॉन्की टॉन्क मैन की, तो उनको समर स्लैम में द अल्टीमेट वॉरियर ने ऐसे धूल चटाई कि उससे उनका करियर कभी उभर ही नहीं पाया। नंबर 8, ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने हमेशा से ही अपने मन की ही करी है और वही किया है जो उन्हें खुद के लिए सही लगा है। ब्रॉक के लिए ये तब भी सही था जब वो अपने पुराने NFL के सपने को पूरा करने के लिए 2004 में WWE से चले गए थे और ये उनके लिए 2006 में भी सच था जब वो IWGP हैवीवेट चैंपियन होते हुए भी न्यू जापान प्रो रेसलिंग को एक पे डिस्प्यूट की वजह से छोड़कर चले गए थे। द बीस्ट ने वहाँ अपनी पहली रात में वो टाइटल जीता था और उसको 7 मैचेस में डिफेंड भी किया था, जिसमें से टोक्यो डोम में एक नौजवान शिंसुके नाकामुरा के ऊपर उनकी जीत भी शामिल थी। जब वो प्रमोशन के अपने आखिरी टूर के लिए निकले तब एंटोनियो और साइमन ओनोकी ने उन्हें कहा कि वो अपनी बेल्ट यहीं छोड़ जाएं ताकि जब वो वापस आए तब उन्हें एक चमकती हुई साफ करी हुई बेल्ट मिले। विंक विंक। लेकिन ब्रॉक ने बेल्ट के ऊपर से अपना हाथ नहीं हटाया क्योंकि वो उसे अपने पैसों का मामला सेटल होने तक एक इंश्योरेंस पॉलिसी के रूप में रखना चाहते थे। न्यू जापान ने उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश करी ताकि वो अपना टाइटल ड्रॉप कर दें, लेकिन जब दोनों की पैसों पर बात नहीं बनी तो लेसनर वापस नहीं आए। काफी दिन बाद एनोकी के नए IGF प्रमोशन में वो आखिरकार कर्ट एंगल के हाथों अपनी चैंपियनशिप हार गए। नंबर 7, स्टैन हैंसन। स्टैन हैंसन ने हमेशा ही अपनी गुंडागर्दी की स्पिरिट को अपनी शर्ट के साथ ही पहना है। उनसे सब रिंग में डरते थे और रिंग के बाहर उन्हें एक बेहतरीन बिजनेसमैन के रूप में मानते थे। द लैरियाट से कोई पंगा नहीं लेता था, चाहे वो दूसरे रेसलर्स हों या द ऑफिस। और क्यों? इसका जवाब ग्रेग गार्नर और द AWA को 1986 में पता चला। द फ्लैगिंग ऑर्गेनाइजेशन ने हैंसन को अपना वर्ल्ड चैंपियन बनाया था क्योंकि रिक मार्टेल सही से उस टाइटल की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। स्टैन ने जापान में अपना नाम कमाया था और वहाँ सब उन्हें एक लेजेंड मानते थे, तो ये टाइटल मिलना उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। लेकिन वो इस नई जिम्मेदारी से खुश तो थे ही और इस बात से भी कि अब वो कर्ट हेनिग जैसे उभरते सितारों के साथ काम करेंगे। 6 महीने के रेन के दौरान पहले ही मिलने वाले पैसों और क्रिएटिव मौकों की कमी से पहले से ही अनसेटिस्फाइड थे और फिर इस बात से वो और गुस्सा हुए कि उन्हें अचानक से डेनवर कोलोराडो में हो रहे एक शो में अपना टाइटल निक बॉकविंकल को हार जाने को बोला गया। AWA ने हैंसन से ऑफिशियली चैंपियन का टाइटल ले लिया था, लेकिन
उन्होंने फिर भी बतौर चैंपियन जापान टूर किया और चैंपियनशिप डिफेंड भी किया। बात यहाँ पहुंच गई कि टाइटल बेल्ट को वापस न करने की वजह से AWA ने उन्हें कोर्ट ले जाने तक की धमकी दे दी थी। हैंसन ने टाइटल वापस तो किया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से पहले उसे अपने ट्रक से कुचल दिया। नंबर 6, हल्क होगन। रेसलमेनिया 9 के क्लोजिंग सीन से ब्रेट हार्ट को बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि वो मेन इवेंट में योकोजुना को अपना टाइटल हार बैठे और फिर उनके अच्छे दोस्त हल्क होगन ने आके एक अचानक से तय हुए मैच में वो टाइटल अपने नाम कर लिया। द हार्ड वर्किंग हिटमैन को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उनसे शोकेस ऑफ द इमॉर्टल्स में उनका बिग मोमेंट चुरा लिया था, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने तक ही रखा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था कि अंत में हल्क उनसे वो बेल्ट हार जाएंगे। ऐसा ही लगा था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होगन का ब्रेट हार्ट को टाइटल दे देने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए वो एक पहले से प्लान किए हुए समरस्लैम शोडाउन से बैकआउट कर गए। इसकी जगह टेरिबल टेरी ने किंग ऑफ द रिंग में एक सुपर हैवीवेट योकोजुना से हारना मंजूर किया, जिनको एक बॉम्ब जैसे फटने वाले कैमरे से मदद मिली। लेकिन होगन द एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के नाम से जाने जाने वाले ब्रेट के साथ किसी भी तरह की टॉर्च पासिंग नहीं करने वाले थे। ब्रेट इस पूरी ही चीज को लेकर बहुत ही सहज थे और उन्होंने पिछले 30 साल में एक बार भी इस चीज का जिक्र नहीं किया है। नंबर 5, सेबल। एक चैंपियनशिप बेल्ट होने से ही आप एक बेहतर रेसलर नहीं बन जाते हैं। इसका प्रमाण है सेबल नाम की एक अनट्रेन्ड रेसलर जिन्होंने एटीट्यूड एरा में विमेंस टाइटल जीता था। विंस रूसो उस समय WWE के मेन राइटर थे। उस समय बेल्ट्स की अहमियत बस प्रॉप्स से थोड़ी ज्यादा थी और द विमेंस टाइटल तो खासकर काफी नीचे था प्रायोरिटी लिस्ट में। लेकिन द ब्लॉन्ड बॉम्बशेल बेशक एक स्टार थी और उन्हें ये पता भी था। उनकी टेलीविजन रेटिंग्स और मर्च सेल्स भी उन्हें हर हफ्ते ऐसा ही बताती थी। तो जब 1999 के रॉयल रंबल में सेबल को पुरानी खिलाड़ी लूना वेशॉन को अपना टाइटल हार जाने को बोला गया, तब उन्होंने साफ मना कर दिया और WWE शायद ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि सेबल लाखों लोगों की नजरों में चढ़ी हुई थी और तो और वो प्ले बॉय के कवर पर भी आ चुकी थी। ल्यूना काफी ही टैलेंटेड थी और उनकी सब इज्जत भी बहुत करते थे, लेकिन वो अपने खराब व्यवहार की वजह से बैक स्टेज काफी दिक्कतें खड़ी करती थी। सेबल ने सही में तो कभी अपना टाइटल नहीं हारा, लेकिन उन्होंने डेब्रा के लिए उसे ड्रॉप कर दिया। सेबल को उन दोनों के बीच हुए इवनिंग ग्राउंड मैच जीतने के बाद भी ऐसा करना पड़ा, क्योंकि कमिश्नर शॉन माइकल्स थोड़े हॉर्नी हो गए थे और डेब्रा की बॉडी उनको ज्यादा दिख रही थी। नंबर 4, रिक फ्लेयर। पुराने WCW एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जिम हर्ट को सही और गलत दोनों ही कारणों से लोगों से बहुत कुछ सुनने को मिलता है। वो 3 ऊंच नीच से भरे साल जब जिम इस प्रमोशन के इंचार्ज थे, उन्होंने ऐसे ऐसे अजीब गिमिक्स और स्टोरी लाइन्स दिए जिससे फैंस और परफॉर्मर्स दोनों ही बहुत गुस्सा गए। लेकिन एक स्टार थे जिन्होंने बाकियों से ज्यादा उनसे लड़ाई करी। उस समय तक फ्लेयर एक ऑल टाइम ग्रेट बन चुके थे और कंपनी के मशहूर सितारों में थे, मगर जिम ने एक नए गिमिक में फ्लेयर के लुक को बदलने का मन बनाया और उसके साथ ही ये भी सोच लिया कि अब मेन इवेंट टैलेंट के रूप में उनका समय खत्म हो चुका है। और द नेचर बॉय को कार्ड में नीचे ले जाने के अपने इस प्लान के पहले मूव के तौर पर उन्होंने फ्लेयर को लेक्स ल्यूगर के लिए अपना WCW हैवीवेट टाइटल ड्रॉप करने बोला, लेकिन रिक ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि वो पहले ही स्टिंग के लिए अपना टाइटल ड्रॉप करने का प्रॉमिस कर चुके थे। स्टिंग उस समय चोटिल तो थे ही और साथ साथ फ्लेयर को ऐसा भी लगता था कि द टोटल पैकेज अभी 5 किलो के सोने के लिए तैयार नहीं थे और इसीलिए फ्लेयर ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी और बैरी विंडम के लिए अपना टाइटल ड्रॉप करने की इच्छा जताई, लेकिन हर्ट ने उन्हें फायर कर दिया और द डर्टीएस्ट प्लेयर इन द गेम ने बेल्ट को अपने पास ही रख लिया और EVP ने विंडम को पीछे करके ल्यूगर को एक नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दे दी। नंबर 3, चाइना। अगर उन्हें अपने मन की करने मिलती तो चाइना WWE चैंपियन होती और स्टीव ऑस्टिन और द रॉक जैसे सितारों के साथ हर हफ्ते रेसल कर रही होती। WWE का द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए वही विजन नहीं था, लेकिन फिर भी WWE ने उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीतने के लिए बुक किया और उन्हें बतौर विमेंस चैंप एक काफी लंबा रन भी दिया। रेसलमेनिया 17 में आइवरी को बिल्कुल धराशायी करके बेल्ट जीतने के बाद चाइना और लीटा के बीच में एक फ्रेंडली फ्यूड शुरू हुआ। रेड हेड डेयरडेविल और टीम एक्सट्रीम की मेंबर लीटा WWE के सबसे बड़े बेबी फेस में जानी जाने लगी थी और कंपनी उन्हें उनकी पॉपुलैरिटी से मिलता हुआ पुश देना चाहती थी। और जहां कंपनी चाहती थी कि चाइना लीटा के लिए अपना टाइटल ड्रॉप कर दें, चाइना इस बात से सहमत नहीं हुई। उनको लीटा पसंद तो थी और लीटा के साथ काम करने के लिए वो उत्सुक थी, लेकिन उन्हें लगता था कि उनको इतनी आसानी से नहीं हारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी साल रेसलिंग करी है और काफी आदमियों को भी हराया है। उनकी जजमेंट डे मीटिंग में लीटा को हराने के बाद भी जीत के प्रतीक के तौर पर चाइना ने लीटा का हाथ उठाया था। ये मैचेस की एक प्लान्ड सीरीज का पहला मैच था, मगर ये सीरीज कभी आगे बढ़ी ही नहीं, क्योंकि जॉनी लॉरा ने जल्द ही गुस्से में कंपनी छोड़ दी। नंबर 2, ब्रेट हार्ट।
शायद आपको इस वाले के बारे में पता होगा, तो हम इसका जल्दी से रिकैप करते हैं। 1997 के आखिरी भाग में जब उनके WCW में जाने के कुछ महीने बचे थे और ब्रेट अपना बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे थे, इस पागल आदमी ने द हिटमैन को शॉन माइकल्स के लिए WWE टाइटल ड्रॉप करने बोला। ये कुछ साल पहले बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस समय तक दोनों के बीच में काफी दुश्मनी बढ़ चुकी थी, क्योंकि माइकल ने हार्ट को ये बोला कि अगर वो हार्ट की जगह होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। और इसमें एक और चीज आ गई कि ये प्लान टाइटल चेंज शेड्यूल हुआ था। ब्रेट के घर कनाडा में द एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन को ऐसा लगा कि अगर वो अपने घर में एक इतना हाई प्रोफाइल मैच हार गए तो उनकी कैनेडियन हीरो की रेपुटेशन को बहुत नुकसान होगा। वो कहीं और किसी और को अपना टाइटल हारने में बिल्कुल राजी थे, और उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोल दिया कि अगर मैच कहीं और होता तो वो खुशी खुशी अपने टाइटल द ब्रुकलिन ब्रॉलर से हार जाएंगे। और आखिर में जो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने मिलकर ये निर्णय लिया कि 1997 का सर्वाइवर सीरीज मेन इवेंट खत्म होगा, एक बहुत बड़े से रन इन से, जहां डीएक्स के मेंबर्स और हार्ट फाउंडेशन भागकर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आने वाले थे। हाँ, ब्रेट को ऐसा लगा था कि यही होगा। नंबर 1 शॉन माइकल्स। अब कहां से शुरू करें समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, शॉन माइकल्स गोट्स में से एक थे, लेकिन वो काफी लंबे समय तक अपने बैक स्टेज एटीट्यूड और पॉलिटिक्स की वजह से किसी को नहीं पसंद थे, और शायद ही इतिहास में ऐसा कोई रेसलर होगा जिसने असल में बिना इतने टाइटल्स हारे हैं। द हार्ट ब्रेक किड को जब भी हारने को बोला जाता था, खासकर जब उनके पास एक चैंपियनशिप बेल्ट होता था, तब वो उस मैच को फोरफिट करने के तरीके ढूंढते थे। वो एक बड़ी ही संदेहात्मक चोट हो सकती है, या फिर जब वो बात आए तब सीधा ना बोल देना। वो डीन डगलस को द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारना नहीं चाहते थे। उन्होंने वेडर को अपना WWE टाइटल हारने वाले आइडिया से मुंह मोड़ लिया, और उन्हें रेसलमेनिया 13 में ब्रेट हार्ट को टाइटल जीतने देने से बेहतर अपने दांत तुड़वाना लगा, और उन्होंने अपना यूरोपियन टाइटल अपने DX बडी ट्रिपल एच को एक नाम भर के मैच में दे दिया। ये भी खबरें आई थी कि द शो स्टॉपर ने उस समय अनडिफीटेड टोंका को मेनिया 9 में बेल्ट हारने से मना कर दिया था। डीजल के साथ टैग टीम मैच में टाइटल हारने से अच्छा उससे खाली करना समझा, और ये भी वो रेसलमेनिया 14 में स्टोन कोल्ड को अपना WWE टाइटल हारने के बिल्कुल मूड में नहीं थे, जब तक द अंडरटेकर ने उन्हें इस ख्याल को बदलने की सलाह नहीं दी।